तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज मैं लेके आया हूँ हॉलीवुड की एक बहुत ही फेमस हॉरर मूवी फ्रेंचाइज फाइनल डेस्टिनेशन द ब्लड लाइन की एक्सप्लेनेशन को लेके। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। मगर उससे पहले मेरी आपसे एक अपील की वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। और हाँ, इसके अलावा मैंने फाइट क्लब मूवी को भी एक्सप्लेन किया है जो कि बहुत ही बेहतरीन मूवी है, तो जा करके ये वीडियो भी जरूर चेकआउट करना। और अब फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है एरिस और पॉल के साथ, जहाँ पॉल एरिस को एक सरप्राइज देने कहीं लेके जा रहा था, जहाँ पे एरिस की आंखों पे पट्टी बंधी होती है। जिसके बाद ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं तो पॉल एरिस को कार से बाहर निकालता है और उसकी पट्टी खोलता है, जहाँ वो अपनी आंखों के सामने स्काई ब्लू रेस्टोरेंट को देखती है, जो कि इस टाइम पे सबसे ऊंचाई पे बना हुआ रेस्टोरेंट था, जिसकी ऊंचाई करीब 495 फीट थी। और अब ये लोग यहाँ ऊपर जाने से पहले नीचे वाले फोटो खिंचवाते हैं और वहीं हम लोग देखते हैं कि एक लड़का नीचे फाउंटेन में से सिक्के निकाल रहा होता है, जिसे वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड रोकता है कि इससे बैड लक होता है। जिसके बाद वो लड़का वहां से चला जाता है। वहीं अब ये लोग दुनिया की सबसे ऊंची लिफ्ट में भी गए थे, यानी इस जगह की लिफ्ट दुनिया की सबसे ऊंची लिफ्ट थी, जहां रेस्टोरेंट का स्टाफ वर्कर इन्हें बताता है कि ये रेस्टोरेंट पूरी तरह से कंक्रीट और कांच से बना हुआ है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि ये रेस्टोरेंट टाइम से 5 महीने पहले तैयार हो गया था, जिसे सुनकर के एरिस सोचती है कि क्या ये सही बात है या नहीं। बहरहाल ये लोग ऊपर पहुंचते हैं और रिसेप्शनिस्ट से अपनी जगह के बारे में बात करते हैं, जहां वो बताता है कि यहाँ पे इनका रिजर्वेशन नहीं है और इन्हें जगह नहीं मिलेगी। हालांकि पॉल यहाँ पे एक आदमी के थ्रू आया था और जब वो उससे बुलाता है तो पता चलता है कि उस आदमी की भी नौकरी चली गई है। हालांकि उसके बाद भी ये लोग यहाँ रुक करके इंजॉय करने का तय करते हैं। जिसके बाद आइरिस को अचानक से वॉमिट होने लगती है, जिसके लिए वो वॉशरूम जाती है, जहाँ उसे एक लेडी मिलती है जो कि उससे सवाल करती है कि क्या वो प्रेग्नेंट है, जिसका जवाब आइरिस यहाँ पे हाँ में देती है। जिसके बाद वो लेडी अपने बच्चे से बात करने लगती है। जिसके बाद आइरिस वापस पॉल के पास जाती है, जो उसे टेरेस पे लेके जाता है। और यहाँ पे इस जगह का नज़ारा काफी खूबसूरत होता है। और यहीं पे पॉल आइरिस को शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है और आइरिस उसे एक्सेप्ट कर लेती है, साथ ही अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी बताती है, जिसे सुन के पॉल काफी खुश होता है। वहीं हम आइरिस के पीछे एक लेडी को देखते हैं जिसका कैप उड़ गया था, और साथ ही वहाँ टेरेस पे वो लड़का भी होता है जो नीचे सिक्के चुरा रहा था। और यहाँ पे वो लड़का इस ऊंचाई से सिक्के नीचे फेंक रहा होता है, जिसे सिक्योरिटी गार्ड आकर के रोकता है और कहता है कि इतनी ऊंचाई से सिक्का किसी के ऊपर गिरेगा तो उसे चोट लग सकती है। पर यहाँ पे ये लड़का नहीं मानता और सिक्का फेंकना जारी रखता है। और जब वो एक सिक्का फेंकता है तो वो हवा के प्रेशर से वापस बिल्डिंग के रेस्टोरेंट के अंदर लगे कूलिंग सिस्टम में चला जाता है और एक फैन में अटक जाता है। वहीं पॉल और आइरिस नीचे आकर के चल रहे नाच और गाने में खूब इंजॉय करने लगते हैं। और इसी बीच इस टावर का फ्लोर जो कि कांच का बना था वो तेजी से चिटकने लगता है, और इसके सपोर्ट में यहाँ पे जो पिलर होते हैं उसके पेज भी निकलने लगे थे, विच मीन्स के यहाँ पे काम जल्दी हुआ था पर सही नहीं हुआ। और इसी बीच वो सिक्का उस फैन से निकल के तेजी से एक पाइप से टकराता है, जिससे कि गैस लीक होने लगती है। और इन सब चीजों का एक ही मतलब था कि अब इस जगह पे कुछ बड़ा होने वाला है, या फिर कहें कि कुछ काफी खतरनाक होने वाला है। जिसके बाद तेजी से चिटक रहा ग्लास फ्लोर पूरी तरीके से टूट जाता है और कई सारे लोग सीधा नीचे गिर जाते हैं। और इन सारे लोगों में एक पॉल भी होता है, यानी इस जगह पे सिर्फ ये कांच नहीं टूटा था बल्कि आइरिस के सपने भी टूट गए थे। इसके अलावा एक लेडी के कपड़ों में आग लग जाती है और वो भागते हुए एक जगह पे पहुंचती है जहां वो फ्लेमेबल गैस लीक हो रही थी, और इस वजह से इस पूरी जगह पे एक भयानक आग लग जाती है, जिसमें कई सारे लोग जल जाते हैं। हालांकि यहाँ पे आइरिस खुद को किसी तरह से बचाती है और वो देखती है कि वो सिंगर या फिर कहा जाए वो लेडी जिसने आइरिस से बात की थी, वो अपने बच्चे को एक बॉक्स में छुपा रही है आग से बचाने के लिए। हालांकि वो इसमें कामयाब होती है पर वो लेडी खुद जल जाती है। जिसके बाद वहाँ का जो लिफ्ट मैन होता है वो सबको जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरने के लिए कहता है, क्योंकि ऐसे हालातों में लिफ्ट से जाना ज्यादा खतरनाक हो सकता था। तो लोग जैसे ही सीढ़ियों से उतरने की कोशिश करते हैं, उसी वक्त उस जगह की सीढ़ियां टूट जाती हैं और कई सारे लोग नीचे गिर जाते हैं। हालांकि इस बीच वो सिक्के फेंकने वाला लड़का वो आगे निकल गया था। जिसके बाद वो लिफ्ट मैन सबको लिफ्ट से नीचे उतरने के लिए कहता है, और उसकी ये बात सुनते ही इस जगह पे मौजूद जितने भी लोग थे वो ज्यादा से ज्यादा लिफ्ट के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ पे लिफ्टमैन सबसे कहता भी है कि ऐसा करना सही नहीं होगा, जिससे कि लिफ्ट ओवरलोड हो सकती है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और होता भी यही है। यहाँ पे लिफ्ट ओवरलोड होकर के नीचे चली जाती है, यानी लिफ्ट टूट जाती है। और क्योंकि इस जगह का एक साइड का पिलर टूट चुका था तो ये एक साइड पे आधा टूट जाता है, जहाँ कई सारे लोग ग्लास की विंडोज पे आकर अटक जाते हैं। हालांकि यहाँ पे आइरिस खुद को किसी तरह से बचा के ऊपर चढ़ा लेती है, पर तभी हम देखते हैं इस जगह पे पियानो रखा होता है जो कि बिल्कुल बीचों बीच में था। और आपको वो सिक्का तो याद होगा ही जिससे कि ये सब शुरू हुआ था। तो वो सिक्का उस वक्त झूमर के ऊपर होता है जो कि पियानो के ऊपर गिरता है और पियानो सीधा विंडो के ऊपर गिर जाता है, जिससे कि वहाँ का कांच टूट जाता है और जो लोग वहाँ पे कांच के
जिसके सहारे टिके थे वो भी नीचे गिर जाते हैं। वहीं हम उस लड़के को देखते हैं जो कि सिक्के फेंक रहा था। वो इस जगह से बाहर आ गया था और जैसे ही वो यहाँ से निकल के खुशी मनाता है वैसे ही ऊपर से पियानो आकर के उसकी चटनी बना देता है और यहाँ पे वो सिक्का निकल करके वापस उसी पानी में चला जाता है। और ये सीन कहीं ना कहीं बैड लक को दिखाता है। वहीं ऊपर आयरिस को बॉक्स में बंद वही बच्चा मिलता है जिसकी माँ उसे बचाते हुए खुद आग की लपेट में आ गई थी, जिसे वो इस वक्त आग से बचाती है। पर तभी यहाँ का जो बचा हुआ हिस्सा था वो भी गिरने लग जाता है, जहाँ आयरिस उस पे से जंप करके बचने की कोशिश करती है और किनारे को पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो किनारे को पकड़ नहीं पाती। लेकिन यहाँ पे उसके पास जो पॉल की दी हुई रिंग थी वो ऊपर अटक जाती है। यानी इस वक्त आयरिस और वो बच्चा दोनों सिर्फ आयरिस की एक फिंगर के ऊपर अटके हुए थे। पर तभी आयरिस की फिंगर की खाल उखड़ने लगती है और वो रिंग भी उतरने लगती है, जिसके बाद ये दोनों भी ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि स्टेफनी सपना देख रही थी जो कि अपने कॉलेज में थी और ये इस सपने में अपनी नानी यानी आयरिस को देख रही थी, यानी ये आयरिस की नातिन थी। लेकिन हमने तो देखा था कि आयरिस ऊपर से नीचे गिर गई, तो फिर ये उसकी नातिन जिंदा कैसे है? खैर उसके जवाब हमें आगे मिल जाएंगे, जहाँ स्टेफनी इन सपनों से काफी परेशान थी और वो सो तक नहीं पा रही थी। जिसके बाद वो इन सपनों के बारे में जानने के लिए अपने घर जाती है, जहां हमें उसके फैमिली के बारे में पता चलता है। और इस वक्त उसकी फैमिली में उसके डैड और एक छोटा भाई चार्ली था। इसके अलावा इनकी जो माँ थी इन्हें बचपन में ही छोड़ करके चली गई थी। इसके अलावा स्टेफनी का एक मामा भी है जिसका नाम हावर्ड है और यहाँ पे वो अपने मामा के पास जा करके आयरिस यानी अपनी नानी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की सोचती है और चार्ली को अपने साथ लेकर वहाँ के लिए निकल पड़ती है। जिसके बाद वो अपने मामा के घर पहुँचती है, जहाँ वो सबसे पहले अपने कजन से मिलती है, उसके बाद अपनी मामी से मिलती है और आखिर में मामा से भी। और जब वो अपने मामा से आयरिस के बारे में पूछती है तो वो उसके बारे में कुछ भी बताने से मना कर देते हैं, जहां हावर्ड बताता है कि उनके डैड के गुजर जाने के बाद आयरिस पागल सी हो गई थी और खुद को और इन्हें हर वक्त घर के अंदर बंद करके रखती थी। जिसके बाद पुलिस ने आकर के इन्हें आयरिस से बचाया और यहाँ स्टेफनी की मॉम पर आयरिस का काफी असर था, यानी उसकी बातों का, और वो भी इन्हें वैसे ही बंद करके रखा करती थी और एक दिन इन्हें छोड़कर चली गई। और साथ ही वो ये भी बताता है कि कई सालों तक आयरिस ने इन्हें लेटर लिखे और कई सारे लोगों की फोटो भेजी और ये वो लोग थे जो किसी न किसी एक्सीडेंट में खत्म हो गए थे। जिसके बाद हावर्ड वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद स्टेफनी अपनी मामी से उन लेटर्स के बारे में पूछती है, जहाँ वो साफ साफ तो उसके बारे में नहीं बताती पर हाँ हिंट दे देती है कि वो लेटर उसे किस जगह मिलेंगे। जिसके बाद स्टेफनी उन लेटर से आयरिस का पता निकाल कर उससे मिलने जाती है, जो कि शहर से बहुत दूर किसी बंकर जैसी जगह में रह रही थी, जहाँ स्टेफनी आयरिस को अपने बारे में बताती है कि वो कौन है। जिसके बाद आयरिस उसे अंदर आने तो देती है पर चाबी और फोन बाहर ही छोड़ के आने को कहती है। जिसके बाद पहली बार स्टेफनी अपनी नानी से मिलती है, जहाँ स्टेफनी उसे अपने सपनों के बारे में बताती है, जिसके जवाब में आयरिस कहती है कि ये कोई सपने नहीं थे बल्कि आयरिस का पूर्वाभास था। और अब यहाँ हमें आगे की कहानी बताई जाती है और अब हम यहाँ पे आयरिस को देखते हैं जो कि सपना देख रही थी और टेरिस पे थी, जहाँ पॉल उसके सामने रिंग लिए खड़ा हुआ था और यहाँ पे सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा आयरिस ने अपने सपने में देखा था। यानी पॉल उसे प्रपोज कर रहा था, उसके पीछे खड़ी लेडी की हैट उड़ गई और वो लड़का जो सिक्के फेंक रहा था। और यहाँ पे आयरिस को सब कुछ समझ में आ गया था, तो वो सबसे पहले उस लड़के से सिक्का छीनती है ताकि वो यहाँ से और सिक्के नीचे ना फेंक पाए और नीचे चल रहे डांस को रोक करके सबसे कहती है कि सब लोग फ्लोर से हट जाएं क्योंकि यहाँ पर का कांच चिटक चुका है और कभी भी टूट सकता है। और जैसे ही सब लोग वहाँ से किनारे हटते हैं वो देखते हैं कि इस जगह का कांच काफी ज्यादा चिटक चुका था और इस जगह पे आयरिस ने कई सारे लोगों की जान बचा ली थी। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो जगह बाद में बंद कर दी गई और उसके बाद उसे गिरा दिया गया। जिसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ आयरिस बताती है कि जिन लोगों को भी उसने बचाया था वो सारे लोग एक एक करके एक्सीडेंट में खत्म होने लगे, यहाँ तक कि पॉल भी। इसके अलावा यहाँ पे ये सारे लोग उसी ऑर्डर में खत्म हो रहे थे जिस ऑर्डर में ये उस टावर में खत्म होने वाले थे, जहाँ आयरिस और वो लड़का सबसे लास्ट में खत्म हुए थे। और इसीलिए आयरिस ने खुद को यहाँ पे बंद कर लिया क्योंकि वो समझ गई थी कि डेथ को ये सारी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आई और अब वो उन सारे लोगों को वापस क्लेम कर रही है। और उसने खुद को यहाँ इसलिए लॉक किया ताकि जब तक कि उसे कुछ नहीं होगा उसकी फैमिली को भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डेथ सिर्फ उन लोगों को नहीं मार रही थी बल्कि उनकी पूरी ब्लड लाइन को ही खत्म किए दे रही थी। और जब तक कि यहाँ आयरिस नहीं खत्म होगी तब तक कि डेथ उनकी फैमिली की तरफ नहीं आगे जाएगी। यानी इस वक्त यहाँ आयरिस का जिंदा रहना इन सब को बचाए हुए था। पर अब यहाँ आयरिस बताती है कि उसे एक सीरियस बीमारी हो गई है जिसके चलते अब वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी, जिसके बाद डेथ सीधा इनकी तरफ आएगी। और यहाँ पे आयरिस स्टेफनी को अपनी एक बुक देती है
जहाँ वो बताती है कि इस बुक में वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जिससे वो खुद को और अपनी फैमिली को डेथ से बचा सकती है, जो कि आयरिस ने इतने सालों में रिसर्च करके तैयार की थी। पर यहाँ स्टेफनी उसकी बातों को नहीं मानती और उसे एक पागल समझ लेती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है, जहाँ आयरिस उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकती। जिसके बाद आयरिस वहाँ से बाहर आने का तय करती है, ये जानते हुए कि बाहर आते ही वो ज्यादा देर तक की जिंदा नहीं बचेगी। पर वो ये भी जानती थी कि जब तक कि स्टेफनी सब कुछ देखेगी नहीं वो मानेगी भी नहीं। तो वो आकर के स्टेफनी को वो बुक देती है और कहती है कि अब तुम जरूर इस बात को मानोगी। जिसके बाद वहाँ तेज हवाएं चलने लगती हैं और अचानक एक रॉड आकर के आयरिस को खत्म कर देता है, यानी यहाँ वो रॉड सीधा उसके सिर में घुस गया था। जिसके बाद ये लोग आयरिस का फ्यूनरल करते हैं और वहाँ पे स्टेफनी की मॉम भी आती हैं, जिन्हें देख के ये लोग काफी हैरान होते हैं। जिसके बाद स्टेफनी आयरिस की दी हुई बुक को पढ़ना शुरू करती है और उसकी रिसर्च में वो कई दिन लगा देती है कि क्या इस बुक में जो लिखा है वो सच है या नहीं। जहां उसे पता चलता है कि इस बुक में जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ बिल्कुल सच है। वहीं हावर्ड के घर एक छोटी सी पार्टी रखी जाती है जहां दोनों फैमिलीज के लोग इकट्ठा होते हैं। जहां हावर्ड का सबसे छोटा बेटा बॉबी वो यहाँ पे सबके लिए ड्रिंक बना रहा होता है, जिससे कि अचानक एक ग्लास टूट जाता है और उसका टूटा हुआ कांच बर्फ में चला जाता है, जो कि किसी को भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद जब बॉबी दूसरी ड्रिंक बनाता है तो उसमें गलती से बर्फ के साथ साथ वो कांच का टुकड़ा भी चला जाता है। वहीं हावर्ड का सबसे बड़ा बेटा एरिक वो एक बोतल को किनारे पे रख देता है और तभी ये लोग हावर्ड को पेंडुलम पे आके बैक फ्लिप मारने को कहते हैं और जब हावर्ड उस पे चढ़ता है तो वो फटने लगता है, जिस पर इनका ध्यान नहीं जाता। वहीं इनके नीचे एक लोहे की कांटेदार चीज रखी होती है, जिसे स्टेफनी की मॉम देख लेती है और उसे निकाल करके किनारे खड़ा करती है। उधर हम स्टेफनी को देखते हैं जो कि उसी बुक में जूझ रही होती है और अब उसे समझ में आ गया होता है कि यहाँ पे अब कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। तो वो फौरन हावर्ड के घर उन सबको आगाह करने के लिए निकलती है, जहाँ हावर्ड पेंडुलम पे होता है और वो स्टेफनी को देखकर उससे मिलने आता है। वहीं हम देखते हैं कि एरिक की रखी हुई बोतल वो हवा से गिर जाती है, जिससे कि पानी का मोटर चालू हो जाता है और उसमें लगे हुए पाइप में पानी आने लगता है और वो पाइप एक छोटे ड्रम में पड़ा था। तो अब क्योंकि इस जगह पे ये पाइप हिल रहा था तो इसके हिलने से इस ड्रम में पड़ी चीजें भी हिलने लगती हैं। वहीं हावर्ड जब स्टेफनी से मिलने जा रहा होता है तो पीछे बॉबी और चार्ली पेंडुलम पे होते हैं और तभी वो फट जाता है, जिससे कि बॉबी और चार्ली नीचे गिर जाते हैं और सबका ध्यान उनकी तरफ जाता है और इसी वजह से जिस ड्रिंक में वो कांच का टुकड़ा होता है वो भी नीचे गिर जाती है और उसका कांच सीधा जमीन पे गिरता है। जिसके बाद जब हावर्ड आगे बढ़ता है तो उसका पैर सीधा उसी कांच के टुकड़े पे पड़ता है, जिससे कि वो जमीन पे गिर जाता है और इसी बीच उस पाइप की वजह से एक लोहे का रॉड या फिर वो कांटेदार रॉड जिसे स्टेफनी की मॉम ने किनारे किया था वो ग्रास कटर मशीन पे गिर जाता है, जिससे कि वो स्टार्ट हो जाती है और आगे बढ़ जाती है और जमीन पे गिरे हुए हावर्ड के चेहरे पर चल जाती है और वो वहीं खत्म हो जाता है, जिसे देख के हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। और हावर्ड के खत्म हो जाने के बाद स्टेफनी उस बुक को और भी अच्छे से समझने की कोशिश करती है और दोनों फैमिलीज का एक चार्ट बनाकर सबको समझाती है और यहाँ वो उन सबको बताती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जहाँ वो कहती है कि आयरिस ने कई साल पहले होने वाले इस खतरनाक हादसे को टाल दिया था, जिसमें कई सारे लोगों की जानें बच गई थी, लेकिन यहाँ पे डेथ ने उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं। वो उनके पीछे एक बार फिर आई और एक एक करके उसने उन सबको खत्म कर दिया और ये सब उसी ऑर्डर में खत्म हुए थे जिस ऑर्डर में वो आयरिस के पूर्वाभास में खत्म हुए थे। जहाँ वो बताती है कि सबसे आखिर में आयरिस और वो छोटा बच्चा खत्म हुए थे और इतने टाइम से आयरिस ने डेथ को रोके रखा था और अब उसके खत्म हो जाने के बाद वो इनके पीछे आ रही है। यहाँ पे स्टेफनी बताती है कि क्योंकि यहाँ पे कई सारे लोग थे तो डेथ को उन सबको खत्म करने में काफी साल लग गए और यहाँ पे उन सब के बच्चे भी हो गए थे, यानी उनकी फैमिलीज काफी बढ़ गई थी। तो उन सबको खत्म करने में डेथ को काफी टाइम लगा और वो ये इसलिए कर रही थी क्योंकि उन लोगों की फैमिलीज होनी नहीं चाहिए थी। जहाँ वो बताती है कि इन सबको जिंदा होना ही नहीं चाहिए था और इसीलिए अब डेथ इनके पीछे आ रही है। और साथ ही वो यहाँ ये भी बताती है कि वो डेथ का पैटर्न समझ गई है कि वो उम्र के हिसाब से यहाँ पे लोगों को खत्म कर रही थी। अब क्योंकि यहाँ पे हावर्ड सबसे बड़ा था तो उसने हावर्ड को सबसे पहले खत्म किया और उसके बाद अब बारी थी उसके सबसे बड़े बेटे की यानी एरिक की। पर यहाँ पे कोई भी उसकी बात पे भरोसा नहीं करता और यहाँ पे सब उसे ही उल्टा सीधा कह के निकल जाते हैं। वहीं हम एक दिन एरिक को देखते हैं जो अपने पार्लर में होता है और इस वक्त वो अपने डैड को काफी मिस कर रहा होता है। तो वो अपने हाथ पे खुद से अपने डैड के नाम का टैटू बनाता है, पर इस बीच वो ध्यान नहीं देता कि ऑयल की एक गैलन गिर गई है और उसमें से ऑयल बाहर निकल रहा है। और जब एरिक अपना टैटू बना लेता है तभी वहाँ की छत में लगी हुई एक चेन टूट के नीचे आती है और सीधा एरिक की नाक में लगी नोज रिंग में फंस जाती है और छत में लगे फैन से उलझ जाती है, जिससे कि वो चेन धीरे धीरे ऊपर खींचने लगी थी।
वहीं गिरे हुए उस ऑयल में आग लग जाती है, जहां एरिक जल्दी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है पर वो छुड़ा नहीं पाता और अब धीरे धीरे वो चेन खींचती हुई एरिक को हवा में लटका देती है, जहां आग बाकी रखी हुई ऑयल की गैलन्स में भी लगने वाली होती है। पर एरिक किसी तरह से खुद को छुड़ा लेता है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही वो खुद को नीचे छुड़ाता है बाकी रखी हुई गैलन में भी आग लग जाती है और वहाँ पे एक जबरदस्त धमाका हो जाता है। वहीं स्टेफनी एरिक के लिए काफी परेशान होती है, क्योंकि वो काफी देर से उसे कॉल और मैसेज कर रही थी और वो उसका कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तो वो अगले दिन सुबह उससे मिलने जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि पार्लर में आग लग गई थी, लेकिन यहाँ पे एरिक जिंदा बच गया था, जो कि बताता है कि फायर फाइटर्स ने कहा कि क्योंकि उसने लेदर की जैकेट पहनी हुई थी इसी वजह से वो जिंदा बच गया और आग में जला नहीं। वहीं एरिक सड़क पे बेपरवाह होकर चल रहा होता है, जिसे स्टेफनी कहती है कि तुम्हें संभल के चलना चाहिए क्योंकि कोई भी चीज तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकती है, जहां वो पूरा एक पैटर्न बताती है कि किस तरह से यहाँ पे उसकी जान को खतरा है। पर यहाँ पे एरिक कुछ भी नहीं सुनता, पर वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। पर तभी वहाँ पे जूलिया आ जाती है और वो स्टेफनी से ये सब बंद करने को कहकर चली जाती है। पर तभी वहाँ पे कुछ ऐसा होता है जिसे देख करके स्टेफनी बिल्कुल हैरान रह जाती है, क्योंकि यहाँ पे स्टेफनी ने जो कुछ भी एरिक के लिए कहा था वो सारी चीजें होती हैं जूलिया के साथ। जिसके बाद वो एक कचरे के डिब्बे में गिर जाती है और कचरे वाली गाड़ी उसे कचरे में डाल देती है, जहां ये लोग जल्दी से उस गाड़ी वाले को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो अपने कानों में हेडफोन लगाए हुए होता है, जिसकी वजह से उसके कानों में इनकी आवाज नहीं पड़ती। जिसके बाद वो कचरे को दबाने वाली मशीन को शुरू कर देता है, जहां स्टेफनी उस ट्रक पे किसी तरह से चढ़ जाती है और वो जूलिया को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जूलिया आखिर में उस मशीन के अंदर दबकर मारी जाती है। जिसके बाद ये सारे लोग बिल्कुल सदमे में होते हैं और यहाँ स्टेफनी खुद को इसका जिम्मेदार मान रही होती है कि उसकी गलती की वजह से यहाँ पे जूलिया की जान गई, कि ये उसकी गलती है और उसने यहाँ पे डेथ के पैटर्न को समझने में गलती कर दी। पर यहाँ जूलिया की मॉम बताती है कि ये स्टेफनी की नहीं बल्कि उनकी गलती है। यहाँ इस कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है और यहाँ वो बताती हैं कि एरिक हावर्ड का नहीं बल्कि उनके पहले हस्बैंड का बेटा है, जिसे सुन के एरिक काफी नाराज होता है। जिसके बाद यहाँ ये सभी लोग स्टेफनी की बात पे भरोसा करते हैं, सिवाय उनके डैड के, जो कि गुस्सा होकर के वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ स्टेफनी बताती है कि अब जूलिया के बाद बॉबी की बारी थी और अब यहाँ पर बॉबी बुरी तरह से घबरा गया था, जहाँ वो स्टेफनी से उसे किसी भी तरह से बचाने को कहता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेफनी डेथ के पैटर्न को समझ रही थी। जहाँ बॉबी बताता है कि आयरिस की उस बुक में जेबी के बारे में लिखा है, जो कि किसी ऐसे से मिला था जिसने डेथ को चकमा दे दिया था। जहाँ स्टेफनी की मॉम बताती है कि हाँ, उन्होंने भी जेबी के बारे में सुना है, जो कि एक हॉस्पिटल में काम करता था। तो ये लोग बॉबी को घर में छोड़ करके जाने लगते हैं, पर यहाँ पे बॉबी रुकने से मना कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि इस बुक में कई सारे ऐसे मौत के तरीके लिखे हुए हैं कि मैं घर के अंदर ही मर सकता हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। जिसके बाद ये लोग उसे बचाते हुए वैन में बिठाते हैं और यहाँ एरिक भी इनके साथ जाता है। जिसके बाद ये लोग उस हॉस्पिटल तक पहुँचते हैं और वहाँ अंदर जाने के लिए घूमते हुए ग्लास के दरवाजे से होकर जाना था। और यहाँ पे हमें दिखाई देता है बॉबी का डर। और बॉबी का क्या, यहाँ पे तो इस हालात में तो किसी के अंदर भी ऐसा ही डर होगा, जहाँ वो उस दरवाजे को पार करने में इतना घबराता है कि पूछो ही मत। जिसके बाद ये लोग अंदर पहुँच के जेबी को ढूंढना शुरू करते हैं, जो कि इन्हें मिल भी जाता है। और जेबी यहाँ पे दरअसल वही बच्चा था जिसे आयरिस ने बचाया था और वो इनकी फैमिली के कम मेंबर्स को देख के समझ जाता है कि वो सब खत्म हो चुके हैं, यानी हावर्ड और जूलिया। जहाँ वो इन्हें बताता है कि आयरिस ने उसे कई साल पहले ढूंढ लिया और सब कुछ सच सच बताकर और दिखाकर उसे उसकी बातों पे भरोसा दिलाया। और सब कुछ समझने के बाद उसी ने आयरिस का केबिन भी बनाया था, जो कि उसे और इन्हें इतने सालों से जिंदा रखे हुए था। जिसके बाद ये लोग जेबी से पूछते हैं कि आखिर वो कौन था जिसने डेथ को चकमा दे दिया था और आखिर में सरवाइव कर लिया था। और यहाँ पे वो एक लेडी का नाम बताता है, जिसका दिल हॉस्पिटल के अंदर धड़कना बंद कर देता है। मशीन के अंदर एक सीधी लाइन चलने लगती है, लेकिन उसका डॉक्टर यहाँ पे उसे दोबारा जिंदा कर देता है, जिससे कि वो यहाँ पे सरवाइव कर गई थी। और ये सीन हमने फाइनल डेस्टिनेशन की एक मूवी में देखा हुआ है, अब वो कौन सी है वो मुझे याद नहीं। जहाँ जेबी इन्हें बताता है कि डेथ को चकमा देने के दो ही तरीके हैं, जिसमें से पहला ये था कि वो किसी को मार दें और उसकी जिंदगी खुद ले लें, और दूसरा ये कि खुद मर के मौत को चकमा दे दो, यानी जैसे कि उस लेडी ने किया था। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग सब सोचने लगते हैं और उसी बीच बॉबी और एरिक अलग निकल जाते हैं। जहाँ एरिक का प्लान बॉबी को मार करके उसे दोबारा जिंदा करना था, तो वो एक पीनट केक ले लेता है, क्योंकि यहाँ बॉबी को पीनट से जानलेवा एलर्जी थी। पर जब वो उस पैकेट को मशीन से निकालता है तो वो जल्दी नहीं निकलता, जिसके चक्कर में एरिक उस मशीन पे घूंसे मारने लगता है, जिससे कि उसका कांच चिटक जाता है। जिसके बाद एरिक व्हील चेयर और वो पैकेट लेकर के एक रूम में चला जाता है। लेकिन इस बीच एरिक यहाँ पे ध्यान नहीं देता कि इनके यहाँ पे आने जाने की वजह से
MRI मशीन चालू हो गई थी और यहाँ पे उसका पावर बढ़ता जा रहा था। वहीं स्टेफनी और बाकी सब एरिक और बॉबी को ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ एरिक बॉबी को वो केक खिला देता है, जिसके बाद बॉबी तड़पने लगता है और अपना इन्हेलर इस्तेमाल करने का सोचता है, लेकिन एरिक यहाँ पे उसका इन्हेलर ले लेता है और नहीं देता। पर तब तक MRI मशीन अपने फुल पावर पे पहुंच जाती है और यहाँ पर वो हर एक मेटल की चीज को अपनी तरफ खींचने लगती है। इसका पावर इतना ज्यादा होता है कि हॉस्पिटल में जितनी भी मेटल की चीजें होती हैं वो उसकी तरफ खींचती चली आ रही होती हैं। और तभी यहाँ पे एरिक की पहनी हुई नोज रिंग वो खींचने लग जाती है और उसकी नाक से कट के उस मशीन के अंदर चली जाती है। लेकिन यहाँ पे एरिक ने ये सिर्फ एक रिंग नहीं पहनी हुई थी, इस बंदे ने अपनी बॉडी के ऐसे ऐसे पार्ट में और ऐसी ऐसी जगहों पे रिंग पहनी हुई थी कि आप सोच भी नहीं सकते। और जब वो सारी रिंगें निकलना शुरू होती हैं तो नज़ारा बहुत ही खौफनाक हो जाता है, जहाँ वो उस दर्द के चलते उस मशीन के करीब खिंचता चला जाता है और तभी इनके पीछे रखी हुई व्हील चेयर भी उस मशीन की ओर चली जाती है। अब यहाँ पे एरिक मशीन के सिरे पे होता है और उसके पीछे यानी उसकी पीठ के ऊपर वो व्हील चेयर होती है जिसे मशीन अपने अंदर खींच रही होती है। और यहाँ पे एरिक बहुत ही बुरी तरीके से खत्म होता है, पर तब तक किसी तरह से बॉबी अपने इनहेलर तक पहुंच जाता है और उसे इस्तेमाल कर लेता है और उठ के खड़ा हो जाता है। और जैसे ही वहाँ पे स्टेफनी और बाकी सब आकर के वहाँ का दरवाजा खोलते हैं, कई सारी चीजें निकलकर बॉबी की तरफ खिंच जाती हैं। हालांकि उनसे तो बॉबी को कुछ नहीं होता, पर तभी उस पीनट केक वाली मशीन से एक स्प्रिंग निकल करके आती है और वो सीधा बॉबी के सिर में घुस जाती है, जिससे कि अब वो भी यहाँ पे खत्म हो गया था। यानी अब यहाँ पे हावर्ड की पूरी फैमिली खत्म हो गई थी और अब स्टेफनी की फैमिली की बारी थी। तो ये लोग यहाँ उससे बचने के लिए आयरिस के कैबिन में जाने का सोचते हैं ताकि ये लोग वहाँ जा करके जिंदा रह सकें। जिसके बाद ये लोग वहाँ पहुँचते हैं और अपनी वैन की मदद से उस गेट को तोड़कर अंदर जाते हैं, जिससे कि वहाँ के कई सारे तार टूट जाते हैं और वो स्पार्क करने लगते हैं। और साथ ही इस टक्कर की वजह से स्टेफनी की सीट बेल्ट वो अटक जाती है, यानी वो उस वैन में उस वक्त फंस गई थी, जहां इनकी मॉम और चार्ली किसी तरह से उस केबिन के अंदर जाने लगते हैं। पर तभी स्टेफनी देखती है कि वो तार एक गैस लीकेज के पास स्पार्क कर रहा है और तभी वहां पे एक धमाका होता है जिसमें वो पूरा का पूरा केबिन उड़ जाता है और उस धमाके की वजह से इनकी वैन भी पानी में गिर जाती है और यहाँ पे स्टेफनी उस पानी में डूबने लगती है। उधर चार्ली एक बड़े पत्थर के नीचे फंसा होता है, जिसे उसकी मॉम आकर के बचाती है और उसे स्टेफनी को बचाने के लिए भेजती है। पर तभी एक लोहे का पोल इनकी मॉम के ऊपर गिर जाता है, जिससे कि वो खत्म हो जाती है। जिसके बाद चार्ली स्टेफनी को बचाने के लिए उस वैन के अंदर जाता है, जहाँ वो उसे निकालने की काफी कोशिश करता है। हालांकि अब तक की यहाँ स्टेफनी पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे चार्ली हार नहीं मानता और उसे बाहर निकाल लेता है। और बाहर निकलने के बाद स्टेफनी बिल्कुल बेजान पड़ी होती है, जिसे चार्ली CPR देकर वापस जगाता है, जहाँ वो स्टेफनी से बताता है कि वो मर गई थी और उसने स्टेफनी को वापस जिंदा किया है। यानी इन्होंने यहाँ डेथ को चकमा दे दिया था। जिसके कुछ दिन बाद हम लोग देखते हैं कि ये लोग काफी खुश हैं और अब चार्ली जेनी के साथ प्रॉम नाइट के लिए जा रहा था, जहाँ जेनी के पिता आकर के इन दोनों के पिता से मिलते हैं, जहाँ स्टेफनी के डैड जेनी के डैड को बताते हैं कि कैसे चार्ली ने स्टेफनी की जान बचाई और उसे एक तरह से दोबारा जिंदा किया। पर वो यहाँ उनकी बात पे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं करते। वो कहते हैं कि हो सकता है किया होगा, पर और वो यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे चार्ली ने उसकी जान नहीं बचाई, बल्कि स्टेफनी यहाँ पे बेहोश हो गई थी और चार्ली ने बस उसे होश मिलाया। और यहाँ पे वो ये भी बताते हैं कि इस बीच में स्टेफनी का दिल धड़कना बंद नहीं हुआ था, यानी कि वो मरी नहीं थी, वो बस बेहोश हो गई थी। और इसी बीच हम एक लेडी को देखते हैं जो कि वहाँ पे खड़ी होकर के कुछ सामान खरीद रही होती है, जिसके हाथ से एक सिक्का गिर जाता है और वो जा करके एक ट्रेन की पटरी में फंस जाता है, जिस वक्त वो पटरियां चेंज हो रही होती हैं। और उधर वाल स्टेफनी को अब सब कुछ समझ में आ गया था कि उसके साथ तो यहाँ उल्टा ही गेम हो गया। यानी वो सोच रही थी कि उन लोगों ने डेथ को चकमा दे दिया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद उस पटरी पे ट्रेन गुजरती है और सिक्के की वजह से जो पटरियां खराब रह गई थी, उनकी वजह से वो पटरियों से उतर जाती है और शहर की तरफ चली जाती है और ये सीधा स्टेफनी की तरफ जा करके यहाँ चार्ली और स्टेफनी दोनों को खत्म कर देती है। यानी इस जगह पे डेथ का मिशन पास हो गया था। तो गाइज ये थी फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन मूवी की एक्सप्लेनेशन। और अब चलिए बात कर लेते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ सवालों के बारे में, जिसमें सबसे पहला सवाल ये है कि क्या स्टेफनी के डैड और मामी, क्या उनकी भी जान को खतरा होगा या नहीं। तो मूवी में बताया गया है कि सिर्फ उन्हीं की जान को खतरा है जिनका आयरिस से खून का रिश्ता था। और यहाँ पे स्टेफनी के डैड और हावर्ड की वाइफ, इन दोनों का आयरिस से खून का रिश्ता नहीं था, जिस वजह से यहाँ इनको कोई भी खतरा नहीं। जिस पर फिर एक और सवाल आता है कि अगर ऐसा नहीं था तो फिर एरिक कैसे खत्म हुआ, क्योंकि यहाँ पे वो भी हावर्ड का सगा बेटा नहीं था। तो यहाँ पे डेथ ने उसको अपना शिकार इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे एरिक डेथ के काम में टांग अड़ा रहा था।
जो कि डेथ को पसंद नहीं आया तो उसने उसे भी खत्म कर दिया। और इसके अलावा एक सवाल और कि आखिर में जेबी का क्या हुआ, तो मूवी में उसने बता ही दिया था कि इनकी फैमिली के बाद जेबी की ही बारी थी, यानी इनके खत्म होते ही डेथ जेबी को खत्म कर देगी। और अब एक और आखिरी सवाल कि क्या इस मूवी का पिछली मूवी से कोई कनेक्शन था या नहीं, तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल था। मूवी के अंदर जेबी ने जो रेफरेंस दिया वो तो फाइनल डेस्टिनेशन की एक मूवी का रेफरेंस था, पर साथ ही यहाँ पे जो आइरिस की बुक थी उसमें मारे जाने वाले जितने भी लोगों के फोटोज और डायग्राम बने हुए थे वो सारे के सारी सीन हमने इस फ्रेंचाइजी की पिछली मूवीज में देखे हुए हैं, चाहे वो ट्रक वाला सीन हो चाहे वो मशीन में गिर के कटने वाला सीन। और इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि पिछली मूवीज में जितने भी लोग दिखाए गए, मतलब अभी तक की 6 मूवीज में जितने भी लोग दिखाए गए हैं, हो सकता है कि उनका आइरिस के सपने से ही कनेक्शन हो, यानी यहाँ पे ये वो लोग थे जो उस टावर में होने चाहिए थे और वहाँ पे वो गए नहीं। और अभी तक हमने जितने भी पार्ट में लोगों को देखा ये उन्हीं लोगों में से एक थे। तो बस गाइस, वीडियो काफी लंबा हो गया तो मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो अब मैं सुफियान इजाजत चाहता हूँ। गुड लक।